चलो, cylindrical region of uniform magnetic field perpendicular to two charged particle fixed in the diameter, ये the two charged particle having, ठीक है, dB by dt कितना है अल्फा, यही नहीं है क्वेश्चन नंबर 2? क्या कुछ कह रहे हो? आगरा बन रहा है। आप बता दीजिए। नहीं लगेगा सीधे। तुम्हारा नेट पूरा खत्म हो गया, तुमने मूवी देख ली उसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आया होगा, हाफ आर dB by dt, हाफ आर अल्फा। अब कितने, हाँ, two charge particle is kept fixed on the diameter of a cylindrical if two charge particle having charge, ये शायद Q होगा, है ना, each is kept fixed at the end of non-conducting rod, net force on any, कब, ये तो रोटेट करेगी ना रॉड। हाँ फिक्स रखें लेकिन सर फिक्स इसके रिस्पेक्ट में फिक्स है ना। हाँ, रिंग के रिस्पेक्ट में फिक्स। हाँ वही घूमेगा। रिंग के रिस्पेक्ट में फिक्स है, अल्फा तो आएगा ना, m ओमेगा स्क्वायर। QE इनिशियली पूछ रहे नेट फोर्स तो पर 0 होगा ना। हाँ, ये बनेगा तो टॉर्क आएगा, टॉर्क तो इसके पास अल्फा आएगा। हाँ। अल्फा इज इक्वल टू QE इंटू L बाय 2 का ट्वाइस बाय रॉड लाइट है क्या? हाँ, रॉड का मास कितना है? दिया तो नहीं। एनी वन चार्ज आप सौर क्यों निकाल लो सर, क्यू ही पूछे ना, क्यू ही नहीं लिख और मुझे उन्होंने लगता तो है force- इतना आसान होगा, इतना आसान फोर्स होगा। पूछा उन्होंने, फोर्स 0 ये हो गया। वन चार्ज एक पूछा, चार्ज पे लेकिन पूछा वन है, चार्ज का चार्ज पे पूछा पूछा है ना। फिर या फिर उन्हें टाइम भी देना चाहिए था। टाइम क्यों? कुछ वो फिर टाइम m इसलिए ओमेगा कि स्क्वायर इसके पास आता है। ओमेगा आ जाएगा ना, तो दो सेंट्रीपिटल हाँ। आता है, एक टेंजेंशियल आता है, वही। लेकिन ये बहुत कुछ मिसिंग है इसमें। फिर तो सर उनके इंटरनल फोर्सेस भी लगेंगे फिर तो। इंटरनल फोर्सेस तो हम नेट एक्सीलरेशन से फोर्स इक्वल टू ma से निकाल लेंगे ना। आंसर क्या दिया इन्होंने? 0 दिया, नेट फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज Q। अब जीरो तो नहीं। कैप्ड फिक्स्ड है, इसका क्या मतलब? एट द एंड ऑफ कंडक्टिंग रॉड लिखा है ना, रॉड के साथ फिक्स है वो। द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल रीजन इज L, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग रीजन, ठीक है, टू चार्ज इज कैप्ड इन द फिक्स्ड ऑन द डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल रीजन। चार्जेस रॉड पे लगे हैं, ये कहाँ लिखा? लिखा एट द एंड्स ऑफ कंडक्टिंग At रॉड। the end और at the ये end of ऊपर वाली conducting लाइन में। पे क्या है? ये दो बार क्यों नहीं लिखी एक लाइन एक किसी? रॉड Having सिलेंडर पे charge लगी है और rod चार्ज पे रॉड्स region पे है, लगी उसमें है। रखी कैप है। फिक्स्ड ऑन द डायमीटर, ओके, रॉड फिक्स है, रॉड फिक्स है ना, रॉड फिक्स है और चार्ज भी इस पे फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, मोशन हो ही नहीं रही है, तो 0 नहीं आएगा सब कुछ? क्या है ये क्वेश्चन? था ही क्या ये? सर एक वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स नहीं आएगा? अरे यार, तो इंटरनल फोर्सेस कट गए होंगे जिसने इस रॉड को बांध के रखा है, ठीक है जिसने रॉड अच्छा को चिपका के नॉर्मल रखा है। रिएक्शन वो देखो, रिएक्शन रॉड भी फिक्स है, पार्टिकल भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, फर्जी है, भगवान जाने। अपन अच्छा क्वेश्चन बना लेते हैं इसका। तो अच्छा क्वेश्चन अपना ये है कि अपन ने माना ये चार्ज थे, इनके मासेस हैं, तो इसका मास m, इसका मास m, इसका मास m, तो इस पे कितना आएगा? QE, इस पे आएगा QE, ये QE, तो इस पे आएगा अल्फा, तो QE इंटू L बाय 2 का ट्वाइस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू अल्फा। तो किसी भी टाइम t पे अल्फा इंटू टी, क्योंकि शायद अल्फा कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ये के लिख लेता हूँ, कंफ्यूजन कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो बैटरी बनने की वजह से आया ना। हाँ हाँ, तो ओमेगा ये आएगा, तो किसी भी इंस्टेंट पे रॉड के पास एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी है और एक अल्फा भी है। तो इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे दो एक्सीलरेशन, कौन सा? ओमेगा स्क्वायर L बाय 2 नीचे, अल्फा L बाय 2 इस तरफ। क्लियर? तो इस पे जो नेट फोर्स आया होगा, रॉड ने लगाया होगा, तो F नेट ऑन पार्टिकल आएगा m ओमेगा स्क्वायर L बाय 2, आई कैप और जे कैप जो भी है r यूनिट वेक्टर, प्लस m अल्फा L बाय 2 टॉ यूनिट वेक्टर, और ओमेगा और अल्फा यहां से निकलेंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चिल रहा है। वो उनके बीच का चार्जेस वाला फोर्स भी लगेगा ना? मेरे को चिल नहीं है। इसमें देखो चार्जेस वाला फोर्स भी लगेगा, मतलब तो नहीं, तो जो भी है नेट फोर्स F नेट इक्वल टू m a आएगा ना, तो इसमें सब आ गए होंगे जो आने। हम एक्सीलरेशन लिख चुके हैं, मास का मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन लॉ से टोटल फोर्स।
अब चाहे रिएक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है। ठीक है, सर फोर्थ वाले में एनर्जी कंजर्वेशन आना क्यों गलत होता है? इन अ चार्ज पार्टिकल द फ्लक्स बराबर करना होता है ना। फ्लक्स कंजर्वेशन फ्लक्स से तो फ्लक्स आ गया। होगा, सेम एनर्जी रहेगा ना, नहीं, फ्लक्स रहेगा सेम। फ्लक्स से तो आ जाएगा, लेकिन वो एनर्जी कंजर्वेशन आना स्पार्किंग गलत क्यों होता है? क्योंकि स्पार्किंग होगी यहाँ से, जब ये इधर आएगा एक स्पार्किंग होती है। अच्छा अच्छा। है ना? स्पार्किंग क्या मतलब? स्पार्किंग मतलब एट अ सडन एनर्जी का लॉस होता है। रेजिस्टेंस की वजह से कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन जैसे दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या कंजर्व्ड है, चार्ज या एनर्जी? चार्ज चार्ज। कंजर्व्ड है ना, लेकिन एनर्जी नहीं है, तो स्पार्क हाँ। यहाँ भी होगा। ठीक ऐसे ठीक। ही दो इंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे तो भी ये है, बस ठीक। इसमें कंजर्व्ड है। एक इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करोगे, बस ये केस है जहां कंजर्व्ड है, चार्ज और एनर्जी दोनों। ये समझ में आया? हाँ। ये स्पेशल केस है हाँ। जहां ऑक्सीलेशन हो गए, बाकी हाँ। यहां भी लॉस होगा एनर्जी का, यहां भी लॉस होगा एनर्जी। ठीक, चार्ज कैसे ठीक। कंजर्व? अरे एलसी ऑक्सीलेशन नहीं बन जाते, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही तो एम्पलीट्यूड निकालते हैं इसमें। नहीं, एनर्जी तो ठीक है, पर चार्ज कैसे? अच्छा अरे यार, चार्ज तो सच्चाई है रे, हाँ ठीक है सर। चार्ज तो नेट सिस्टम पे जीरो है, हमेशा जीरो है। हाँ 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 चार्ज ऑन कैपेसिटर नहीं, चार्ज ऑन होल सिस्टम। हाँ हाँ, समझ गया। जीरो था सर तो यहाँ हमेशा जीरो। स्पार्किंग भी, यहाँ स्पार्किंग क्यों नहीं हुई होती? इसमें स्पार्किंग नहीं होती, क्यों होगी? सडन नहीं हुआ है। बिल्कुल सही, सडन फ्लो नहीं होने दिया। देखो, इंडक्टर ने करंट को सडन फ्लो होने नहीं दिया, इसने चार्ज को नहीं बदलने दिया, तो चार्ज भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, करंट भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा ओके सर। है। ये ठीक है। चलो, तो आंसर बताना है इसका, बताना है क्या? नहीं नहीं सर चलो। एक बार फ्लक्स चलिए यार दादा फिर तो लगा दो। तो पहले करंट जा रहा था इस सिस्टम से, कितना? E/R, ये 5L था। अब हमने इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, तो एट अ सडन यहाँ करंट हो गया स्मॉल आई, तो फ्लक्स इस पे कितना था? 5/1 इक्वल टू 5/2, हाँ 5L E/R। अब कितना है? 9L 9L L/I2। E/R। तो करंट सर E/R क्या को आएगा? आई होगा ना, कुछ भी आई मान ही लो है मतलब। रे, आई ही है, ये आया करंट। लेकिन हम ये जानते हैं आई स्टडी स्टेट में तो वापस से E/R आएगा, इंडक्टर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो पक्का ये करंट बदल रहा होगा। ये समझ में आया? हालांकि ये पूछा नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं फंक्शन भी, इनिशियल प्लस चेंज 1 - e⁻ t बैठो। ये पक्का समझ में आया कि फाइनली तो आंसर E/R ही आएगा। जी सर। तो हाँ, फाइनली बैटरी। कितना आएगा वो तो रेजिस्टेंस और बैटरी की प्रॉपर्टी है। हाँ। ठीक, तो अगर पूछा गया होता तो इनिशियल प्लस चेंज 4E/9R 1 - e⁻ t L/R। L कितना है? 9L/R। ये फंक्शन है, इनिशियली पूछा है वैसे तो। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बताना है। हाँ सर अरे हाँ। इसमें बता दो। चलो देखो, म्यूचुअल Constant इंडक्टेंस है नहीं क्या? होगा। ओके, द Test. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल एंड अ वेरी लॉन्ग वायर इज M। ठीक है, तो इसमें अगर करंट आई गया, किस coil has resistance R infinite which lies in the plane, the current in the wire varies 80। ठीक है, बस तुम्हें क्या समझना है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन समझनी। इसमें किसी भी समय I1 है, इसमें किसी भी समय I2 है, तो इस पे फ्लक्स किसी भी समय होगा MI1। ये समझ में आया? हाँ -L/2। म्यूचुअल, अब माइनस या प्लस है वो हम एरो से अंदाज लगाएंगे, तो लेंस दोनों बोल का सकते क्रॉस है। ठीक है, ऐसा समझ गए? हाँ। लेकिन अगर हमने ये एरो इधर माना होता तो ये -Li2 हो जाता। पक्का समझ गए? सर नहीं सर, ये प्लस में थोड़ा समझा दो आप इसे। अरे दोनों के फ्लक्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं? इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्रॉस है, खुद की डॉट है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है, माइनस हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने माना कि इनिशियली इसमें करंट था ही नहीं, इसमें कुछ करंट आया, तो इसमें जो करंट आएगा लेंज लॉ के हिसाब से अपोजिट आएगा, तो हमने माना ये I2 या ये I, ये I1, तो इस पे किसी भी समय फ्लक्स लिखते MI1 - LI। क्लियर?
तो d5/dt इस पे जो बैटरी बनती वो आती m di1/dt माइनस l di/dt। ठीक, और एक और हमारे पास इसके लिए इक्वेशन पता है। सोचो अगर इसमें करंट I ऐसे जा रहा है तो इस पे ये इसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस भी है, तो करंट की डायरेक्शन में एक बैटरी लगती है माइनस एल डी आई बाई डी टी की। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी ये माइनस आई आर इक्वल टू 0। एक मिनट, लेकिन एम भी है, एम भी है, एक दो बैटरी है। ये बैटरी यहाँ से मिली d5/dt, सॉरी मैं भूल गया था, d5/dt ये निकला था। तो EMF हमारा कितना आ गया, d5/dt बाय रेजिस्टेंस, ये EMF आ गया बाय रेजिस्टेंस, ये करंट आ गया। और करंट कितना है इसका, स्मॉल आई। तो अब इसमें करें तो m di1/dt माइनस l di/dt इज इक्वल टू आई आर, मिल गया। और di1/dt की वैल्यू अल्फा है, आई आर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हाँ अब सॉल्व हो गया। di1/dt अल्फा क्या था सर? क्वेश्चन में दिया है। अच्छा ओके, ए इसका रेट ऑफ चेंज अल्फा दे रखा है। ठीक है, यस सर। आगे समझ में क्या करना था। इसी को मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे एक सोलेनॉइड ऐसा था, इसमें करंट I1 था और वो करंट जा रहा था ऐसे। ठीक है, ये हमारी तरफ वाला है, सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, और दूसरा सोलेनॉइड मान लीजिए ऐसा होता, इसमें I2 होता। तो ब्लू वाले में दो तरह के आते, एक MI1 एक LI2। क्लियर बनता। यस सर। MI1 और LI2 की डायरेक्शन अपोजिट है या नहीं, वो इस पर डिपेंड करेगा एरो कैसे। ठीक है, ये एरो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। तो दोनों इस केस में जैसे दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर दोनों क्लॉकवाइज हैं तो प्लस कर दो, अदरवाइज माइनस कर दो। ठीक, तो ये इसका रोल है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं कि जो नेट फ्लक्स लिखते हैं, नेट फ्लक्स LI प्लस माइनस MI1 I2, ये समझ गए। I1 खुद का है और I2 दूसरा का है। अब वो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। इसीलिए जब हम दो इंडक्टर को सीरीज में लिखते हैं तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1, तो नेट आता है L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। ये प्लस माइनस 2m क्या है, दोनों जुड़ भी सकते हैं। ये समझ गया ना। एक का दूसरी वजह से दूसरा का पहले का म्यूचुअल इंडक्टेंस दूसरे का है। एक कॉइल ऐसी थी, ठीक है, और दूसरी कॉइल में अगर हमने टर्न ऐसे दिए तो ये अपोजिट हो गए, और उसी डायरेक्शन में तो ये L1 और L2 अपोजिट है। तो L1 प्लस L2 माइनस 2m, माइनस दो बार m क्यों आया, इसने इसको रोका, इसने इसको रोका। ये बता चुका। हाँ पता तो मैं सभी चुका हूँ, बस रिकॉल करा रहा हूँ। ये भी करा चुका हूँ, क्वेश्चन ये पहले बता चुका था। सर उसमें एनर्जी भी सेम साइन की आएगी ना, कि मतलब फाई अगर कम हो रहा होगा तो नेगेटिव MI एनर्जी कौन सी, बैटरी मतलब MI1 I2 हाँ हाफ LI स्क्वायर प्लस ओके MI1 I2 हाँ, जो एक दूसरे की वजह से एनर्जी होती है, ये वाली हाँ, 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 मतलब इंटरैक्शन एनर्जी। बिल्कुल, अगर हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो एनर्जी नहीं नेगेटिव आती है, अपोजिट डायरेक्शन में पॉजिटिव आती है। एनर्जी कुछ और चीज है, माइनस है। यस सर। वो m डॉट b से निकाल लो। हाँ माइनस आता है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। सर ऊपर वाले में एक वो बता दीजिए कि m इज लेस देन इक्वल टू रूट L1 L2, वो कैसे प्रूफ होता था? वो नहीं करना उसका प्रूफ, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 7 6 वाले में गंदा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मतलब बैटरी सर डायरेक्ट रेशियो से कर सकते हैं, b स्क्वायर बाय r डॉट dt। हां रेशियो से
एट t इक्वल टू 0 एंड देन ओपनड। ठीक है, तो ओपन कर दिया तो इसके अंदर जो एनर्जी है, वोल्टेज दोनों पे सेम है, ये समझो वोल्टेज दोनों पे सेम है, तो पावर v स्क्वायर बाय r है, तो एनर्जी 1/r के रेशियो में बढ़ जाएगी। आ गया, क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी तो डिसिपेट होनी है इन दोनों पे मिलके, तो टोटल एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ Li स्क्वायर। ये लॉस आएगा, लॉस ऑन R1 प्लस लॉस ऑन R2। एक आर भी तो है। कौन सा R है? ये तो सर्किट ओपन ही कर दिया ना हमने, ओपन R में कहां से करंट गया? ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। सर्किट तो ओपन कर दिया ना, यहाँ तो करंट बचा ही नहीं ना। क्वेश्चन सिर्फ ये है, करंट इसमें जा रहा है बस। ठीक है, सब मान लिया। I नॉट, और बुरा से नहीं है ये आंसर, E बाय आर नहीं सही है। करंट E बाय आर है, तो हाँ। एनर्जी हाफ L E बाय आर का होल स्क्वायर इनटू R1 बाय R1 प्लस R2, ये R2 में बटी। हाँ। आ गए? यस सर। हाँ। तो R1 में R2 वाली चेन्नई आंसर। नो हीट इज प्रोड्यूस्ड इन R होना चाहिए, R में कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, इसमें नहीं होगी। चलो 7 8 चलिए सर। 7 8 9 सर 9th का चेन्नई आना चाहिए ना, दिल्ली थी। क्वेश्चन पढ़ो। करंट चेन्नई। कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है पहले तो, करंट कांस्टेंट है मतलब BIL कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन BIL माइनस mg बाय m ये भी कांस्टेंट है। पता नहीं ऊपर की नीचे, वो बिल्कुल ऐसा होता अगर हमने इसको वेलोसिटी दे के छोड़ी होती या एक बैटरी लगा के छोड़ा होता। याद आ गया क्वेश्चन। सब रिटार्ड। सर इसमें यहाँ करंट कांस्टेंट है, यहाँ इसमें सोर्स है जो एक्सप्रेशन अपने कहीं- आप को बदल रहा है। सोर्स अपने आप को मेंटेन कर रहा है कांस्टेंट करने के लिए। बिल्कुल। सर हाँ इसमें कहीं पर तो एक्सप्रेशन होगा ही, ऊपर या नीचे, तो इसके तो- पास एक टाइम पे वेलोसिटी भी आएगी। तो वेलोसिटी तो रॉड है। लगातार बढ़ती रहेगी, टर्मिनल कभी नहीं आएगी ना। हाँ टर्मिनल नहीं आएगी, वो तो ठीक है। तो तो चेन्नई गलत जो हो गया ना। पीछे, हाँ गलत हो गया। मैं हाँ, बोल तो रहा हूँ कि आंसर दिल्ली है ना। हाँ दिल्ली है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं पूछ रहा हूँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, क्योंकि बैटरी भी तो डेवलप होगी ना पीक्यू में, उसकी वजह से अरे यार, करंट ये आएगा। अपने आप एडजस्ट करता रहेगा, इसको काटता रहेगा। ज्यों ही इसकी बैटरी बनेगी ये खुद की बैटरी बढ़ा के इसको काट ठीक। देगा। अच्छा, ठीक। कांस्टेंट करंट सोर्स का मीनिंग ही ये है जिसका वोल्टेज बदल सकता है, हैज वेरिएबल बैटरी, ऐसा समझ लो। ठीक। ठीक है, हम्म। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां। 10वां हो गया, हो गया। यस सर। हो गया। 11th, हो गया। चलिए फिल सर। है 12th 13 11th में कॉस नहीं आएगा। साइन। नहीं साइन है। साइन Sin. साइन 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 ही आएगा। साइन कर लो। हाँ वो विन है। करंट कॉस्ट दिया तो है, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, टाइम पे ही पूछा है ना। चलो 12 13 सर एक बार 10th वाला बता दीजिए। 12 13 कोई दिक्कत 12 13 में? फिल है। फिल है। चलो 10th में क्या दिक्कत है? समझ में नहीं, अरे महासड़ा फिगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नहीं बस ये तो जो बना है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनाने के सोर्स हैं, और हमने इसको वेलोसिटी से अंदर भेज रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड बी यूनिफॉर्म बिटवीन टू मैग्नेट हैव ए, ठीक है, इंड्यूस वोल्टेज इन द लूप एज इट इज पुल्ड थ्रू द गैप। क्वेश्चन ऐसा है कि ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एक लूप हमने ऐसी थी, लूप को अंदर भेजा और ये बाहर निकाला, तो यहाँ ईएमएफ नहीं आएगा, यहाँ ईएमएफ नहीं आएगा, अच्छा ठीक इवन यहाँ भी नहीं आएगा, लेकिन बीच में जब ये बाहर निकल रहा होगा, जब अंदर आ रहा होगा, तब बीएलवी वाले आएंगे। हाँ हाँ बस तुम्हें ये देखना है कि इसमें और इसमें कौन सा, तो लेंथ कौन सी यूज होगी, ये वाली। यस सर। समझ गए? पूरी हाँ, नहीं, रॉड की लेंथ यूज नहीं होगी। हाँ वो ठीक। इफेक्ट ठीक है सर। सैकड़ों बार किया, समझ में ही नहीं आता। चलो 13 हो गया, 14 15 14 चलिए। का आगरा था। हाँ सही है। आगरा ही है। सही है।
आगरा ही तो है आंसर, बताना है क्या? नहीं मेरा नहीं। आगरा नहीं 15 बता दीजिए। 15th इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट द सेंटर। अरे अल्फा दे रखा है, मतलब डी ओमेगा बाय dt दे रखा है। ओमेगा से तुमने करंट निकाल लोगे निकाल दिया था। तो di बाय dt अल्फा से रिलेट हो जाएगा, तो m di बाय dt चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन। करूं? चार्ज जा रहा है तो इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये I के प्रोपोर्शनल है, रेडियस r है, तो फ्लक्स आता b इंटू पाई आर स्क्वायर, तो EMF इंड्यूस होता पाई आर स्क्वायर dB बाय dt, और b मूविंग चार्ज की वजह से म्यू 0 अपॉन 4 पाई क्यू वी आर बाय आर स्क्वायर, आर क्यूब शायद है ना, आर क्यूब, और v की वैल्यू ओमेगा आर है, और ओमेगा का रेट अल्फा है। मिल गया, ये यहाँ छाप दो। अच्छा ठीक ठीक, चलो 16वां 17वां 16 हो गया नहीं क्वेश्चन। हो गया। क्वेश्चन सिंपली ऐसा है कि इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। देखो स्लोली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया होगा वो कुछ फाइनाइट आया होगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू आर। ठीक है, और ये टॉर्क इसके म्यू एम जी आर से बड़ा होना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ क्या ये टू का फैक्टर क्यों आ रहा है एक एक्स्ट्रा? किया हुआ बताए। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस द फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ टाइम, वो हाफ इसमें छापेंगे ना, ई में हाफ आर डी बी बाई डी टी, समझ गए ना? इसकी वजह से ये टू ई की वैल्यू जब छापेंगे। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में सिंपली ये समझो कि पहला क्वेश्चन ये था कि ये प्लेट है यहाँ, और दूसरे क्वेश्चन में हम अगर मैग्नेटिक फील्ड सडन स्विच ऑफ कर देते, दोनों में अंतर क्या आएगा अच्छे से समझना। यहाँ b dB बाई dt कांस्टेंट है कुछ की, तो क्या अंतर आता? पहले में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क आता, तो क्यू ई इंटू आर, अगर ये म्यू एम जी आर से छोटा होगा तो नो मोशन, एल्स अल्फा निकलेगा, और कितना? क्यू ई इंटू आर माइनस म्यू एम जी आर बाय हाफ बाय एम आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर dB बाई dt फाइनाइट है, कांस्टेंट होना जरूरी नहीं, फाइनाइट है। लेकिन जरा देखो b सडनली अगर हमने ऑफ कर दिया तो dB बाई dt की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है। तो अब दो टॉर्क लग रहे हैं, एक टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो भी कहो, एक टॉर्क फ्रिक्शन का। ये फाइनाइट है लेकिन ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नॉर्मल सॉल्व नहीं हो सकता, हमें इम्पल्स से सॉल्व करना पड़ेगा। समझ गए? जब भी सडन फोर्स या सडन चार्ज आए या सडन टॉर्क आए तो हम इम्पल्स से सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब तुरंत इसके पास एक ओमेगा आ जाएगा, फिर फ्रिक्शन आएगा काइनेटिक, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा जो इस ओमेगा नॉट को रोकेगा। ओमेगा नॉट कितना आएगा? एंगुलर इंपल्स ये, और टॉर्क dt का इंटीग्रेशन, टॉर्क है हाफ आर dB बाय dt इंटू क्यू इंटू dt। झेल रहा है? यस सर। टॉर्क q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dt, और जरा देखो ये dt और dt कट गया, dB डेल्टा b, क्यू आर बाय 2 डेल्टा b मिल गया। और अब इसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, समझ गए? तो म्यू एम जी आर इंटू थीटा, ये थीटा मैक्स कितना रोटेट करेगा ये पूछा जा सकता है। आ गया समझ में? पक्का? इसी की एनालॉजी दिखाऊं? डीसीटी का अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो एक ऐसा क्वेश्चन था,
और सडनली हमने इस पे ये करंट आया था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड था, क्लास याद है? सडनली हाँ, हमने हाँ। स्विच ऑफ कर दिया था, क्लास हाँ। स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर दिया था। हम्म तो यहाँ करंट अगर सडन चेंज होगा तो BIL, सॉरी, चार्ज सडन चेंज होना चाहिए, चार्ज सडन चेंज होगा, कैपेसिटर लगा दो। कैपेसिटर में कैपेसिटर कराया लगा, था। हाँ चार्ज सडन चेंज होना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा चार्ज सडन क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो चार्ज सडन चेंज होगा, तो यहां से जो करंट आएगा, तो चार्ज सडन चेंज हुआ तो dq/dt कितना हो गया? इन्फिनिटी, मतलब करंट इन्फिनिटी, मतलब BIL फोर्स इन्फिनिटी, इसका मतलब mg नॉन इम्पल्सिव। तो यहाँ इम्पल्स आई BIL dt का इंटीग्रेशन, और बड़ी अच्छी बात है I dt का इंटीग्रेशन फिर से q बन गया, डेल्टा q, और डेल्टा q कुछ और नहीं, जो दिया होगा इसका q - 0। ये mv से कंपेयर कर लें तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और फिर mg, और फिर v²/2g इज इक्वल टू हाइट h, ये लगाते हैं mgh वाला। सेम क्वेश्चन ये और वो सेम क्वेश्चन थे, समझ पा रहे? हाँ। ठीक, तो बस ध्यान रखो ये इम्पल्स कब आती है? जब सडन चीजें चेंज होती है, फोर्स या टॉर्क इन्फिनिटी आ जाए। चलो 17 हो गया, यस कांस्टेंट आया था सब कुछ इसमें, शायद नहीं, वेलोसिटी हाँ। है इसमें, तो हाँ, एक्सीलरेशन वेलोसिटी कांस्टेंट है, सडन चेंज हो गया, चार्ज वार्ज निकाल लो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पे तो वैल्यू साइन से पूछी कर है दिया सिर्फ। था बस। BLV इज इक्वल टू QC, ठीक है। चलो 18, चल रहा है। 9, इसका आंसर आगरा बॉम्बे पे होगा। आगरा बॉम्बे भी होगा ना इसका। देखते हैं अभी, स्टडी स्टेट में पूछा है ना क्या? हाँ सर। L के इनवर्स रेशियो में, आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। हाँ सर। यस चलो 19 का, सर ये वाला बता दीजिए। सर 19 में बताना? फर्स्ट और फोर्थ कंपेयर कर सकते हैं? चलो हो बताता हूँ, गया। ठीक है, बता रहा हूँ, रुक जाओ। कोऑर्डिनेट सिस्टम B0 के, ये क्या है? B0 x, मॉड k एक्स। cap, x के साथ। B0 is a positive x coordinate of a point in space. K is unit vector square coil placed is rotated in uniform angular omega. ठीक है, अच्छा फिर ठीक है, फिर रहने दो सर। ऐसा है, बताना है? नहीं वो मैं सोच रहा एक्स डायरेक्शन में है, तो ये तो अंदाज ही लग जाएगा ना इसमें, हाँ। समझ गए ना, अंदाज ही लग जाएगा। वो सब ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, फ्लक्स निकाल लो, वो तो सीधी बात है, फ्लक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। फ्लक्स का मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी वाले टर्म तो सब में आएंगे। सब में हाँ वही। तो फिर सर आगरा और बॉम्बे में डिफरेंस नहीं होगा, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले में? तो इंटीग्रेट करेंगे ना, B0 x L dx, आगरा आएगा -a/2 से a/2, हाँ। बॉम्बे आएगा x L dx 0 से, ये ज्यादा बड़ा आएगा ना। ओके, हाँ। डायरेक्टली भी बोल सकते हैं ना कि बड़ा होगा उस साइड पे 2 के लिए। बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं, देखो जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है, तो ये दो तो निपट गए। अब बात है ये ग्रीन वाले की आंसर, और इसका ग्रीन इसके ग्रीन से तो बड़ा है, ठीक है। सर फर्स्ट और फोर्थ में डायरेक्ट बोल सकते हैं? फर्स्ट और फोर्थ में डायरेक्ट बोल सकते हैं, शायद। ये तो सेम आ रहा है क्या आंसर्स? इवन तो 0 आ रहा है। मॉड एक्स है वो, क्रॉस? मॉड एक्स है वो, मॉड एक्स है, आधे में डॉट आधे में क्रॉस। हाँ तो इंटीग्रेशन में मॉड लगा, इंटीग्रेशन में मॉड ले लेंगे ना, वो तो 0 से लेना पड़ेगा वरना आधे का निकाल। वो तो आधे का निकाल के डबल कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, मॉड लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। हाँ, अब निकालना क्या है? RMS वैल्यूज इंड्यूस्ड इन 4 केसेस, चौथे वाले में, चौथे में और दूसरे में, फर्स्ट और फोर्थ में। हाँ, फर्स्ट और फोर्थ में तो मुश्किल है यार, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, भगवान जाने। वही वो अजीब सा लग रहा है, इंटीग्रेट करना पे डिपेंड कर रहा है ना, निकाल फील नहीं आ रही, निकाल लो। चलो अगले क्वेश्चन में हो गया 20।
हाँ चिल है हो गया। टेस्ट का ये 21 22 चिल है याद आ गए? हाँ 23 24 तो 23 22 का आंसर क्या था 23 में देखो दोनों वेलोसिटी v से निकल रहे हैं, तो हाँ ये जो टोटल लेंथ l है dl/dt का रेट ऑफ चेंज -2 ही है, और l कितना है 2 पाई r, तो dr/dt हाँ। मिल गया। तो r की वैल्यू इनिशियली r0 माइनस v बाय पाई इंटू टी। अच्छा, तो इससे ठीक एरिया है। किसी भी टाइम पे मिल जाएगा, फ्लक्स किसी भी टाइम पे मिल जाएगा, ईएमएफ किसी भी टाइम पे मिल जाएगा। हाँ आगे ओके। समझो। हाँ चलो 24 बताना है? चिल है चलो नेक्स्ट पैसेज हो गया। सर 26 का ग्राफ 26 का ग्राफ देखते हैं। देखो ओमेगा कांस्टेंट है शायद, कि एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन है अल्फा। एक्सेलेरेशन। तो जो बैटरी बननी है इस रॉड पे बननी है ना? तो हाफ आर स्क्वायर हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, यही बनता ना कुछ ऐसा फॉर्मूला, हाफ आर स्क्वायर बी ओमेगा है ना? हाफ बी अल्फा टी आर स्क्वायर। तो लीनियर ग्राफ बनेगा। तो यहां से 0 से चालू किया, यहाँ पे बैटरी लीनियर बनेगी, लेकिन ज्यों ही ये पूरी रॉड अंदर हो ऐसा होगा, अभी भी बैटरी बनेगी, अभी भी बैटरी बनेगी, अभी भी बैटरी बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन बैटरी नीचे तो बनेगी लगातार बन रही है। सर ये नीचे बनेगी। क्यों? वो प्लस एंटी माइनस दे रखा है क्या? क्लॉकवाइज हाँ। लेंस लॉ का एक दे रखा है। नेगेटिव। ठीक है ठीक है। नहीं इन्होंने उससे नहीं, इससे ही लिखा है। क्लॉकवाइज इज पूछा नहीं। पॉजिटिवली। तो ठीक ये बना। ठीक। इसके बाद एकदम से ये साइन पलटेगा जब ये बाहर निकलने लगेगा। एकदम से साइन पलटे को ये नहीं किस क्यों? अभी ये फ्लक्स घट रहा था और अचानक से ये जब बाहर निकलेगा, देखो ठीक ठीक है। हाँ लाइन पलट जाएगा ना। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा ही बढ़ रहा है, तो अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी और धीमे धीमे टाइम कम मिलेगा इसको, ये और पतले होते जाएंगे। सोचो अल्फा स्ट्रेट लाइन हमेशा अल्फा। ओरिजिन से कैसे पास होगी? अरे मैग्नीट्यूड तो हमेशा यही आया, हाफ आर स्क्वायर बी अल्फा, ये आया ओमेगा। ओमेगा हाँ ओमेगा को अल्फा टी लिख सकते हैं। हाँ तो ईएमएफ तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, बस प्लस माइनस होता। समझ गए? ओरिजिन से पास होने वाली है। अरे यार ये क्या लिखा है? अच्छा ठीक है सॉरी। y प्रोपोर्शनल टू ठीक t है। लिखा है ना, हाँ, प्लस हाँ, माइनस हाँ, नहीं हाँ, पता था हमें। हाँ सर ठीक है। और ये समझ गए ना, ये गैप छोटे क्यों होते जा रहे हैं? पहले गैप बड़ा था, फिर और कम, फिर हाँ हाँ और वो कम। स्पीड अल्फा काफी की बढ़ती वजह जा जल्दी रही है। कवर करेगा। स्पीड बढ़ती जाती है। स्पीड बढ़ती जा रही है, टाइम कम है। तो आगरा और बॉम्बे में बॉम्बे भगवान होगा जाने ना? एक भी नहीं लिखा ढंग से, बॉम्बे तो लिखेंगे बॉम्बे में नीचे है। बस ये छोटे करते जाओ। ठीक है, यस बाकी ठीक है। सर इसमें आपने सिर्फ स्ट्रेट लाइन में बैटरी बनाई, वो कर्व पार्ट जो आ रहा है उस पर बैटरी क्यों नहीं बनाई? अरे वेलोसिटी पैरेलल है ना लेंथ की उस पार्ट में, तो वेलोसिटी पैरेलल है। ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी और डीएल पैरेलल है एक दूसरे के। यहाँ डीएल और वेलोसिटी परपेंडिकुलर। फ्लक्स काटने का काम रॉड ही कर रही है, स्ट्रेट वाली। पैसेज 2 रिपीटेड है, लेकिन कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। चिल है डी/dt 0 से हो गया था सर इसमें क्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो। और कोई तरीका नहीं है छोटा है, लेकिन डिफरेंशियल ही बनाओ यार, एक ही क्वेश्चन आना है। वो थोड़ा उसका फॉर्मूला आ गया था कि I0 अंडर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट OC इक्विवेलेंट बाय L इक्विवेलेंट, तो फॉर्मूला बना लिया। मतलब देखो सुनो, आई की अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो LDI/dt 0 है, इस पे ड्रॉप 0 है। हाँ ये समझ में आया? इसका मतलब इस पे ड्रॉप अगर 0 है तो इट इज बिहेविंग लाइक अ वायर। सही बात। इसका मतलब इन दोनों पे ड्रॉप इक्वल एंड अपोजिट है, तो वोल्टेज इनके सेम रहे होंगे, तो ये शेयरिंग ऑफ चार्ज है। हाँ क्यू चार्ज जो उनके एक तो साइड इस दौरान जो एनर्जी में लॉस है, हाफ रिड्यूस कैपेसिटेंस v रिलेटिव का होल स्क्वायर, वो गायब नहीं हुआ है, वो इंडक्टर में स्टोर हो गया है। मिल गया आंसर? हाँ
सर रेजिस्टेंस निकाल कर नहीं कर सकते थे? रेजिस्टेंस कहाँ है रे इसमें? सर RC बराबर L/R से रेजिस्टेंस निकाल दे। ये तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, कौन से क्वेश्चन की बात चल रही है? हाँ सर, इसमें इसी को सर ऐसे हो गया था, RC को ऐसा है ना, L/R रेजिस्टेंस है इसे महज एक तुक्का माना जाएगा। नहीं खेल रहे ऐसी। ठीक है सर के तुक्के में भी तो आंसर सही जाएंगे, चेन्नई वाले। चेन्नई, हाँ। तो उस क्वेश्चन, एक मिनट, कॉन्सेप्ट पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, जब आई मैक्स है तो इस पे ड्रॉप 0 है, 0 हो जाएगा। इसका मतलब हाँ। इसका ड्रॉप और इसका ड्रॉप आपस में बराबर है, एक का बराबर प्लस एक होगा। का माइनस। और दो कैपेसिटर को जब हम आपस में ऐसे कनेक्ट करते हैं तब भी तो ड्रॉप बराबर ही आते हैं। हाँ। और इससे इसके बीच की हमें एनर्जी जो हीट आती है वो हमें फॉर्मूला पता होता है, हाफ रिड्यूस। तो C कितना आया? 3C/4। V रिलेटिव, और V रिलेटिव में ये जुड़ेंगे, वो मैं कैसे सोचता हूं जुड़ेंगे या घटेंगे, कि आप सिंपली इसको अगर हम सीधे बनाते तो ये ऐसा बनता, ये ऐसा बनता। सोचो अगर मैं घुमा देता इसको तो इसको उठा के यहां लगा दूं, बनता। तो ये प्लस माइनस से और माइनस प्लस से कनेक्टेड है तो वोल्टेज जुड़ेंगे अब। तो 3V0 का होल स्क्वायर, समझ गए? तो 27/8 CV0 स्क्वायर, ये हाफ LI मैक्स स्क्वायर के बराबर है। तो I मैक्स की वैल्यू मिल गई 27/4 अंडर रूट C/L इंटू V0। है कोई ऐसा? आगरा। ठीक, तो चलो ये चीज तो समझ गए आई मैक्स कैसे निकालना है। अब हमें चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो इस समय के जब करंट मैक्सिमम है, दरअसल हमें उस समय के चार्ज भी तो पता है। क्यों? पता है। C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये V कॉमन आएगा। V कॉमन 3C2V0 माइनस CV0 बाय 3C प्लस C, 5/4। बिल्कुल। तो 5V0/4 इस पे, 5V0/4 इस पे, और इसकी पोलैरिटी जो है वही आएगी। तो ऐसी, क्योंकि जो बड़ा है उसकी पोलैरिटी आएगी। 5V0/4 आ गया समझ में? अब इसके बाद मैं दिमाग क्या लगा रहा हूं वो समझना अच्छे से, कि मैं फिर से सॉल्व करने से बच रहा हूं। तो हम ये लगा चुके हैं 5V0/4, इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, सॉरी, इस पर ड्रॉप 0। यहां तक हम निकाल चुके हैं। तो इससे चार्ज कितना फ्लो किया? इसका था कितना? 6CV0 V0 था, 6CV। अब चार्ज इसका कितना बचा? 15/4, 15CV0/4 बचा था, 6CV0 V0। तो कितना फ्लो किया? 24 माइनस 15, 9CV0/4 फ्लो किया इस दौरान। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि करंट 0 से मैक्सिमम आने में जितना फ्लो किया, मैक्सिमम से वापस 0 जाने में उतना ही फ्लो करेगा। ये समझ पाए? क्योंकि चार्ज का ग्राफ ऐसा है, मैक्सिमम से चालू किया और ये इस पॉइंट तक का हमें चार्ज पता है, इसका चाहिए तो उतना ही और घटा दो जितना पहले घटाया था। तो 9CV0/4 और घटा दोगे तो इसके तब के चार्ज आ जाएंगे जब इसमें करंट वापस से 0 होगा। तो जो क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं उसके 2 रूट मिल जाएंगे, ठीक? लेकिन क्या ये सब चीजें याद उतनी आसानी से रहती नहीं। डिफरेंशियल बनाओ, मजे करो। सर यहाँ पे भी साइनसॉइडल कर्व्स ही बनेंगे? हाँ, वो तो बनते ही है। सर है ना? मैंने एक जुगाड़ ये बताई थी, कैपेसिटर को बैटरी निकालना, बैटरी इसकी कितनी है? 6CV0, इसकी कितनी है? V0, सही है? नहीं, 2V0 है ना। कैपेसिटर कितना है? और 3C/4 शिफ्टेड एसएचएम हो जाएगा। और इसी को हमने फिर से वापस से ये बैटरी दे दी इसको। तो 3C/4 3V0 और ये। लेकिन इसमें गड़बड़ी कहाँ होती थी कि चार्ज फ्लोन गड़बड़ाता था, इसमें एक कांस्टेंट की एरर हो सकती थी, ठीक? चार्ज फ्लोन सही आता था, तो चार्ज फ्लोन सही आता था इसका मतलब करंट सही आएगा।
आया समझ में? सर एक कांस्टेंट करंट वाली कौन सही सी आएगा तो इस एनर्जी, वो चार्ज फ्लोन सही निकलता है इससे कंबाइन मीन कर देते हैं, पोजीशन चेंज। मीन पोजीशन चेंज हो जाती है। तो चार्ज फ्लोन तो हमारा सही आता है, फ्लो कितना हुआ है, कितना था ये पता नहीं चलता क्योंकि वो तो घूम ही गया ना ओरिजिनली कितना था इन पे। हाँ हाँ तो ये फ्लो हो रहा है, वो चीज सही आएगी। ठीक है, तो करंट अगर हम निकालते तो इसकी पूरी एनर्जी इंडक्टर में चली गई, बिल्कुल सही आया आंसर। ये तो सही तो आई मैक्स बिल्कुल सही आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। चले सर। चिल्ले सर P1 और P2 का नहीं आया था, इन दोनों को किससे किसी डिस्ट्रीब्यूट के क्या P1 और पता नहीं। P2 कैसे निकालूं? पढ़ना पड़ेगा मुझे इतना बड़ा। 200 वोल्ट कंज्यूमिंग 1000 व्हेन रनिंग एट फुल स्पीड, इंटरनल वायरिंग का रेजिस्टेंस 1 ओम है। व्हेन रन्स एट फुल स्पीड द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब फैन ऑपरेट, तो ये अपना फैन हो गया, 1000 वॉट कंज्यूम कर रहा है, 200 वोल्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, इट्स इंटरनल वायरिंग हैज रेजिस्टेंस 1 ओम। व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड द स्पीड बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट इसका मतलब ये 1000 वॉट जितनी भी पावर है पूरी की पूरी हीट में जा रही है। I²R ही 1000 वॉट है। ये आ रहा था आंसर इससे? नहीं, एक और दिया होगा शायद इसमें, बैक ईएमएफ भी दिया होगा। P1 है। एक बैक ईएमएफ भी होगा पक्का। When the fan runs at full speed, speed becomes, this is because the torque due to magnetic field inside the fan is balanced by torque due to air resistance. बिल्कुल सही है। Electrical power going into the internal resistance and is work done against internal friction. ठीक है, तो I²R प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क, ये पावर ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, द इलेक्ट्रिकल पावर गोइंग इन द फैन इज स्पेंट, यहां तक बिल्कुल सही है। वी कॉल इट P1, we call it P2. Then the coil and EMF is also induced. This opposes the external EMF is called back EMF. Answer the following questions when the fan is running at full speed. ठीक है, अब इसमें मुझे ये 1000 वॉट से आंसर निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है ना? तो 5 एम्पियर करंट है ना? तो 5 एम्पियर करंट मतलब 5 वोल्ट नेट, मतलब बैक ईएमएफ 195, बिल्कुल सही है। चलो तो आ तो रहे आंसर। देखो, पावर सप्लाइड इज इक्वल टू VI लिख सकते हैं। हाँ। ये 1000 है तो करंट 5 एम्पियर है। ठीक है, अब अगर सिस्टम में करंट 5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस तो 1 ओम ही था। हाँ। हमने 200 वोल्ट लगाया और करंट आ रहा है 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, तो बचा हुआ 195 का ड्रॉप कहीं और है। तो दरअसल इसकी इंडक्टर कॉइल पे 195 वोल्ट का ड्रॉप, जो भी मानो इसको, ये बैक ईएमएफ। ओके समझ गए? क्लियर? और इससे ये पता चला अगर ये बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होता तो बहुत बड़ा करंट जाता है, इतना बड़ा करंट कि ये कॉइल जल ही जाती है। सही बात है ना? तो ये बैक ईएमएफ उसको बचा के रखता है, उस करंट को ग्रो नहीं होने देता और उसको बचा के रखता है। ठीक है, चलो तो 5 ये आया। तो अब इससे पावर यहाँ कितनी जा रही है? I²R 25 वॉट। तो बची हुई कहाँ जा रही है? 975 इस पे। ठीक है, आ गया आंसर? अच्छा ठीक, अच्छा क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन 33 चल हो गया। इसमें दिल्ली में कैसे घुमा रही है? Daily, a square conducting rotates about side in uniform constant perpendicular to the axis. मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एक्सिस ऐसी है, ऐसे घूम रहा है, तो वही साइनसोइडल तो बनेगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक, साइनसोइडल आ गया और क्या? ठीक, बताना है? नहीं हो गया। ठीक है, प्लेन पैरेलल है तो फ्लक्स 0 है, तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ईएमएफ कॉस का फंक्शन बनेगा।
आ जाएगा। एक मिनट, साइनसोइडल क्या? साइन नहीं बनेगा, जनरेटर जनरेटर वाला जनरेटर का केस नहीं हो गया, कॉइल घूम रही है स्प्रिंग में। यूनिफॉर्म ओमेगा से नहीं घुमा रही थी? अरे तो ओमेगा यूनिफॉर्म है तो एंगल तो थीटा बदलेगा ना रे, एरिया थीटा चेंज आ रहा है ना। बी ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ से साइन देखो, बनेगा चलो ना? छोड़ो, तुम तो यहाँ से देखो, जो भी साइन कॉस वो ठीक। यहाँ से देखो, यहाँ से देखते तो फील्ड ऐसी दिखती और कॉइल कुछ देर बाद ऐसी दिखती, ऐसी घूम रही होगी, ठीक। बस हो गया। 34 कोई बताना है 34 में? चेन्नई वाला है। हाँ चेन्नई वाला। Flux of current I1 through loop 2 is less than flux of current I1 through loop 1. अब इसमें ओके सब देख, करंट I1 is clockwise and decreasing at constant. I1 है कहाँ वैसे? corresponding फर्स्ट लूप जो में, 1 और 2 फर्स्ट लिखा है। लूप में। फर्स्ट लूप में, लेकिन कोई भी एक बता दीजिए ऑप्शन। Current in loop 1 is I0, loop 2 is I2. Okay. In infinite wire as side of infinite large loop. ठीक है। Column 2 describes the variation of current I1 in terms of in different situations. ठीक है। Flux of I1 through loop 2 is less than flux of I1 through loop 1. हाँ तो सही है ना, loop 1 में ज्यादा आएगा, गलत है क्योंकि, और loop 2 में कम आएगा। वजह है खुद की वजह से जो इसमें लाइंस आएंगी पूरी आएंगी 100%, लेकिन बाहर इतनी ही डॉट लाइन मौजूद है, लेकिन पूरे स्पेस में मौजूद है। ये फील आया? तो अगर n लाइंस ये थी तो बाहर सब मिला के n लाइंस है, तो इस एरिया में तो पक्का n से कम है। ठीक है। चलो यही सेम लॉजिक क्यू में लगाओ। अब आया आर में, आर में तो आंसर शायद 0 आएगा क्योंकि पैरेलल जाएंगी लाइंस। हाँ 0 आएगा। 0 आया था। सही। बताना है कोई सा? नहीं ए वाले पार्ट का पी नहीं आना चाहिए। करंट इज क्लॉकवाइज इन लूप 2। तब पी और क्यू में अगर देखे तो current is clockwise in loop 2, current I1 is clockwise and decreasing at constant rate. ये इसका P तो I1 clockwise है तो ये इस पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना, तभी तो ये जुड़ेगा इस पे, बाहर है सर डिक्रीज कर रहा है तो हाँ तो मदद करेगा ना। सेम ऐसी थोड़ी रखी है, एक दूसरे के प्लेन में ऐसी नहीं रखी है, एक इधर एक इधर, तो अपोजिट है। तो जब क्लॉकवाइज होता था तो वो बाहर वाले में डॉट में आ रहा होगा। अरे तो यार वो तुम रट लो बस। देखो ये क्लॉकवाइज है ना? हाँ। तो इधर क्रॉस है, इधर डॉट है। क्रॉस घट रहा है तो ये डॉट भी घट रहा है। हाँ। तो इस डॉट की मदद करनी पड़ेगी इसको। हाँ मैंने पढ़ा। हाँ हाँ सर ठीक। हाँ हाँ। चलो इंटीजर 35 36। सर इसी 36 में अल्फा क्या है? 36 में अल्फा। 36 में अल्फा क्या? 36 हाँ। circuit shown in figure is steady state with S1 closed, steady state। ठीक है। S2 open at t equal to 0, S1 is opened and S2 is closed. The first instant when energy of inductor becomes 1/3 is pi by 2 millisecond. ये pi by 2 अल्फा कहीं होगा ऊपर नीचे। पाई बाय 300 आ रहा था मतलब टाइम, तो पाई बाय अल्फा होगा, ये 2 लिखा है ना जो। ठीक है। ठीक है, बताना है क्या? नहीं सॉल्व तो हो जाएगा उस अल्फा के। नहीं वो ऊपर चार्ज इस पे निकाल लो, इसका चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो बदलना नहीं है, ये बदलेगा। और क्यू कॉस का फंक्शन है। तो हो जाएगा। ठीक है। 37 चले 38 चले 39 चले 40 नहीं आया सर इसमें मेरा टेरेंट वर्स आ रहा था। नहीं आ रहा है। अभी करते हैं, रुको अभी लगाते हैं।
करंट आई साइनसोइडल है अबव द एज लूप एल, कोई जुगाड़ सी तो दिख नहीं रही है इसमें, सर लिमिट क्योंकि लगेगी एक जुगाड़ नहीं दिख पतली रही। सी तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से इसका टॉप व्यू बनाएंगे, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। हमें इस करंट की वजह से इस पर फ्लक्स निकालना है, ईएमएफ ही पूछा है ना, हाँ जी सर। तो इसकी वजह से ये फील आ रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसी गई है। हाँ हाँ अब हमने क्या किया, यहाँ से ये x लिया, ये dx। अब इस डॉट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाते, तो मैग्नेटिक फील्ड आती इधर, क्लियर। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ठीक। हो जाएगा। ये लेंथ दे रखी होगी, कितनी है, अंदर वाली w, ये dx है, तो d फाई b इंटू डी ए, b आएगा μ0/4 पाई 2i बाय, इसको मैं फिलहाल स्मॉल a लिख लेता हूँ, स्मॉल a सेक थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं, इनटू डी ए। अब डी ए के साथ एक साइन थीटा भी आने वाला है, हाँ, और डी ए है डी एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू साइन थीटा, लेकिन डी एक्स एक्स ए टेन थीटा है, तो डी एक्स ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो μ0/4 पाई 2i, ए तो शायद कट गया, tan थीटा d सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो गया। और टेन थीटा का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक थीटा, हाँ, तो μ0/4 पाई 2i ओमेगा लॉग ऑफ सेक थीटा, तो सेक थीटा की अपर लिमिट रखेंगे कौन सी, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बाय वाई, ठीक है, आगे समझ में। हाँ, तो देख लो अब क्या आ रहा है, यही आ रहा था। आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो एक और ओमेगा आ जाएगा, डेरिवेटिव कर लेंगे, बाकी तो उनसे तो कांस्टेंट बनना नहीं है, नंबर पर देखना है, 4 + 2 + 2, ठीक है, मिटा दूं, 41 सर 41 को लीनियर रेशियो से करके देखा था कि हाफ आर dB/dt होता है, हाफ आर dB/dt होता है, बिल्कुल होता है। तो इसमें सीधे r का रेशियो ले लिया था, बट उससे आ नहीं रहा था। Magnetic field of a cylindrical pole can be varied sinusoidally between maximum to minimum with a frequency the cross section created by this at radial 2 cm the amplitude of electric field produced, ठीक है ना। इसमें एम्पलीट्यूड 17 × 2/2.8 किया था, तो B का एम्पलीट्यूड कितना है, 16.8 - 2.8/2, B का एम्पलीट्यूड है 7 है, 0.2 आएगा, क्यों? 0.2 आएगा ना सर, 17.2 मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय 2 करेंगे ना, तो मैक्सिमम माइनस, ओके 2.8 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ, तो 17.2 - 16.8/2, माइनस माइनस और 16, मतलब दोनों को प्लस करेंगे, क्यों, एम्पलीट्यूड के लिए तो यही करते हैं ना, पॉजिटिव है ना दोनों, ऐसा ग्राफ है, ये लेंथ क्वेश्चन में 16.8 है, ये 17.2 है, ओके, तो बी का फंक्शन हमने लिखा इन दोनों का एवरेज, ठीक है, तो कितना 17 प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.2 साइन ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी ये है, तो 2πf 120 टी, तो हाफ आर dB/dt, तो 0.2 × 120, आ गया समझ में, cos ओमेगा टी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, छाप दो इसमें, ठीक है। रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 240 आता है, चल 42 43 44 42 long coaxial cable consisting of two thin walled conducting cylinders with inner radius 2 outer radius 8,
the inner carries a current 1, outer carries a return path. तो इस पे 1 एम्पियर, इस पे 1 एम्पियर नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन का टॉप व्यू ऐसा हो गया। ठीक है, और बाहर वाले में क्रॉस 1 एम्पियर दोनों जगह। करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन 2 सिलेंडर्स। ठीक है, थिन वॉल्ड है। ओके ओके, सर सॉरी पूरे में नहीं है, सॉरी, सिर्फ सरफेस पतले पतले हैं वो। हाँ ऐसे और आसान है ये ऐसा। ठीक है, तो यहाँ करंट बाहर की तरफ, यहाँ करंट अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0, मैग्नेटिक फील्ड बाहर 0, जो आएगा इधर आएगा और सिर्फ अंदर वाले की वजह से आएगा। चलो अब देखें, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है तो हमें क्या देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो करंट ऐसे है बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्रॉस, इसमें डॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे आया होगा लाइंस बीच में। और एनर्जी अगर स्टोर निकालनी है तो हमें यहाँ एक शेल माननी पड़ेगी। ये क्वेश्चन में शेल 1 मीटर की है, तो शेल का वॉल्यूम तो b²/2 μ0 इंटू शेल का वॉल्यूम 2πx dx इंटू 1। ये चला? यस। इसका इंटीग्रेशन और b की वैल्यू μ0/4π 2I0/x होल स्क्वायर बाय 2 μ0 इंटू 2πx dx इंटीग्रेशन R1 से R2। कर लोगे? बाहर वाले को यूज करता लॉग में आ गया आंसर। हाँ आ रहा है। यही है। लॉग 2 बन रहा है और लॉग 2 दिया भी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या था? सिलेंड्रिकल सेगमेंट बनाए। जब हम स्फीयर में एनर्जी निकालते थे, इसमें Q और -Q, तो हम ऐसी शेल बनाते थे, और सिलेंडर में निकालोगे तो सिलेंड्रिकल शेल बनाएंगे। एक बाहर वाले करंट को यूज करता। कुछ नहीं, बस ये समझाने के लिए कि सिर्फ जो एनर्जी है दोनों के बीच में है। ठीक, चलो 43 44 चले 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 45 46 चले चले 46 का आंसर। 46 का आंसर। सर बीएलवी तो सब एक ही प्लेन में है। किस क्वेश्चन की बात कर रही? 46 का आंसर। 46। ठीक है, तो इसका हम साइड व्यू बनाएंगे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, लेंथ ऐसी है, करंट किस तरफ जा रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी इधर है, mg sin थीटा इधर, तो करंट ऐसा, तो इस पे BIL टाइप का पीछे फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन B के 2 कंपोनेंट है, एक B का ये कंपोनेंट है B cos थीटा, एक B का ये कंपोनेंट है B sin थीटा। तो B का ये वाला कंपोनेंट ना तो फ्लक्स दे पाएगा B sin थीटा, ना ही फोर्स लगा पाएगा, तो इसको उड़ा दूं। ये फोर्स तो लगा पाएगा। फोर्स तो नॉर्मल रिएक्शन वाली डायरेक्शन में आएगा ना, वो क्या कर लेगा? फ्रिक्शन है ही नहीं ना कहीं। और इस पे क्या लगा पाएगा? भी तो B sin थीटा इधर है, ये इधर है, तो इसका फोर्स या ऊपर आएगा या नीचे आएगा। हाँ, लेकिन वो तो नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है, मोशन तो इसमें हो रही है। अच्छा, तो ना तो ये फ्लक्स के कैलकुलेशन में यूज होगा, ना ही फोर्स के कैलकुलेशन में यूज होगा, तो दोनों को हटा दें। तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड मान लें कि B cos थीटा है। तो अब mg sin थीटा माइनस BIL। ठीक है, तो BIL की वैल्यू क्या हो जाएगी? B cos थीटा IL mdv/dt। स्टडी स्टेट पूछा है तो ये चीज 0 कर दो, तो I की वैल्यू mg tan थीटा बाय BL। इससे नहीं आ रहा है? आंसर नहीं पता। ओके, आंसर नहीं पता। मास कितने का है बच्चे का? तो मुझे मिल ही नहीं रहा। 2 किलोग्राम। 20 tan थीटा 1/√3 बाय B कितना है? 2 2 L1 ये आया 10/√3 आया। ठीक है, हाँ
कॉन्सेप्ट ये अच्छा था वेलोसिटी कि बी पूछी cos है, थीटा का रोल आया, बी sin थीटा का रोल नहीं आया। क्या? वेलोसिटी पूछी है। हाँ तो वेलोसिटी 10/√3। ओके, हाँ। ये क्या निकाला हमने? करंट निकाला। करंट 20 बच गया। तो करंट तो रेजिस्टेंस कितना दिया है? 2। ठीक है, तो बी एल भी, तो बी का cos थीटा एल भी बाय आर इक्वल टू करंट। तो हाँ। वेलोसिटी आ गई आर आई बाय बी cos थीटा एल। तो रेजिस्टेंस कितना है? 2। करंट कितना निकला? 10/√3। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 2। cos थीटा कितना है? √3/2 इनटू 20/3 into 1। 1 20/3। ठीक, या आप डायरेक्ट कर सकते थे अगर वेलोसिटी पूछिए तो पावर इक्वेट करनी है mg sin थीटा इंटू वी और इसकी बी आई एल सॉरी आई स्क्वायर आर, ये दोनों बराबर। ठीक है, आई की वैल्यू छापोगे अपने आप बी एल वी बाय आर का होल स्क्वायर आर एम जी साइन थीटा बी, बस बी की जगह बी cos थीटा लेना। चलो 47। चल इसका एस वाला एक बार बता दो। एक सेकंड एस सर, वाला बताता हूं। बी वाले की डायरेक्शन आप चेक करना। ओके, एक कोई क्लोज्ड है तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको क्लोज कर दिया तो ये अकेला बन गया। सर डायरेक्शन काफी गलत है। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहे। कहाँ लिखा? कांस्टेंट रेट इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमने सिर्फ ये क्लोज किया तो क्रॉस इंक्रीज है, तो ये डॉट सपोर्टिंग करंट ऐसा जाएगा इस वाले केस में। और अगर हमने सिर्फ इसको क्लोज किया तो इसमें भी ऐसा जाएगा। ये ठीक है? और अगर हमने ये वाला माना तो भी इसमें ऐसा जाएगा। तो जब सिंगल लूप है तब तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आया समझ में? और ईएमएफ आएगा एरिया इंटू डीवी बाई डी। और रेजिस्टेंस जो भी लूप का अलग अलग लूप का अलग अलग रेजिस्टेंस डिवाइड करते जाओ, आंसर मिलता जाएगा। नहीं वो तो ठीक है। ये ठीक है यहां तक? तो अगर डाउट आएगा तो सिर्फ इसमें आएगा कि दोनों को बंद कर देते तो क्या होता। तो इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी बैटरी अलग बनाओ, इसकी बैटरी अलग बनाओ। तो इसकी बैटरी ऐसी, इसकी बैटरी ऐसी। तो इसकी बैटरी हम इस तरफ लगा देंगे, इसकी बैटरी हम इस तरफ लगा देंगे। ठीक है, बीच वाली जो लेंथ है उसका रेजिस्टेंस आधा आधा लेना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो सब में आएगा। लेंथ कितनी है इनकी? वही समझ नहीं है सभी, अरे ये 1 1 है, 1 1 1 नहीं, 2 2 है। 2 ऐसा लग लेफ्ट रहा है वाले में 1 1 है, वो तो डी और सी फिगर गलत है वो तो। फिगर गलत नहीं हो जाएगा फिर उस हिसाब से? अब दिख रहा है आंसर मैच नहीं कर रहे बनाया थे। गलत है बस। देखो EF ईच साइड ऑफ डी ई एफ, ओके ये 1 1 है। डायरेक्ट जो लेंथ 2 रेक्टेंगल दिख रहा है वो सेंटीमीटर। स्क्वायर और जो स्क्वायर दिख रहा है वो रेक्टेंगल है। हाँ उल्टा हो गया। नहीं सर, डायरेक्शन उसकी नहीं। गलत आएगी। रेक्टेंगल साइड ए बी सी डी हैज ए बी Rectangle इक्वल बोले टू क्यों? सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये 1 है। सही तो है? तो रेक्टेंगल बोले क्यों? तो स्क्वायर ही तो है। ये 2 ऐसा है, जैसा है फिगर वैसे ही तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा ये है, ओ ठीक। ए बी हाँ, ठीक और है। सी डी, ए बी और सी हाँ, डी हाँ। दोनों 1 1 है और अब ये मैंने सभी बीसी 2 को है, 1 ले लिया था। ये 2 है। सर बस बी की आप डायरेक्शन निकाल दो एक बार। ये लास्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं ना अपन। हाँ, तो एरिया देखें, अब एरिया कितना था? 2 2 2, तो इसका एरिया है 4, इसका एरिया है 2। तो ईएमएफ एरिया इंटू डीवी बाय डी, तो 4 सेंटीमीटर, डीवी बाय डी 10 मिली टेस्ला, तो 10 पे -5। ठीक है, एरिया डीवी बाय डी सही है। तो 40 सेंटीमीटर में 4 है। इंटू 10 पे माइनस, हाँ तो सेंटीमीटर ले तो लिया, ओके -7 होगा। तो 4 माइक्रो वोल्ट, 4 माइक्रो वोल्ट की ये बैटरी है, 2 माइक्रो वोल्ट की बैटरी ये है। ठीक, रेजिस्टेंस हमें पता है सबके, इसका 2 ओम 2 ओम
2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम। अब हमें बाकी करंट निकालना है। यहां तक समझ में आ गया सब? तो करंट निकालना है तो मैं इन्हीं को कंबाइन कर दूं, किसी को भी कंबाइन कर सकते हैं या नोड मेथड भी लगा सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है, तो नोड में बैटरीज कंबाइन हो गई। ये 0, ये मान लेते हैं x, यहां से करंट गया, अंदर आया, अंदर आया, अंदर, इसको 0, इसको x, तो x माइनस 0 बाय 2 प्लस x माइनस 2 बाय 4 प्लस x प्लस 4 बाय 6। समझ गए? एलसीएम आया हत्यारा सा इसका 12, तो 6x प्लस 3x माइनस 6 प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। एक मिनट, x 4 कैसे सर? 4 और 2 कैसे? क्यों? रेजिस्टेंस इसका कितना है? 2 है ना, 4 है ना? नहीं, ऊपर जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस सीधे लिख दिया, बीच में ड्रॉप भी तो होगा रेजिस्टेंस से। अरे वो रेजिस्टेंस उठा के हम इधर लगा सकते हैं ना, सीरीज में ही तो है। ऐसा आपने ज्वाइन कर दिया। सही तो है, x माइनस 2 बाय 4, हाँ, x सही है, प्लस सही 4 बाय 6, सब कुछ सही है। एलसीएम 12, 6x, 4 का 3 गुना 3x माइनस 6, 6 का 2 गुना 2x प्लस 8, 6 और 5 11, 11x प्लस 2, सही है, इक्वल टू 2 है ना। x की वैल्यू माइनस 2 बाई 11, बहुत कम कम आंसर आ रहे हैं। तो करंट कहाँ पूछा है? मिडिल वाले से। किससे पूछा है? मिडिल वाले ए टू डी। मिडिल वाले से x हमारा क्या आया? नेगेटिव आया, ऊपर जाएगा करंट, ऊपर जाएगा और कितना? 2 बाय 11 बाय 2, 1 बाय 11 एम्पियर आया। वो भी माइक्रो वोल्ट है। माइक्रो में, हाँ तो 9.09 आ रहा है आंसर इसका। हाँ वही है। ये देखो, समझ गए ना? चलो, तो ये सर हर ऑप्शन में बस डायरेक्शन गलत आ रही है। बैटरी की अब तो डायरेक्शन मैंने तो सही निकाली ना, ए टू डी, ए टू डी तो आया मेरा, सही तो आया ए टू डी। नहीं सर, यही मैं तो ये आया। कह रहा हूँ पी क्यू आर एस सब में जो करंट का फ्लो है उसकी डायरेक्शन गलत आ रही है। देखो S1 इज क्लोज्ड, S1 इज क्लोज्ड, S2 इज ओपन, तो ये आना चाहिए ऐसा, ए टू डी। तो आंसर क्या दिया? 2, ए टू डी बिल्कुल सही दिया। सही तो दिया रे। मेरा एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। क्योंकि इसका भी सही है, इसका भी सही है। S1 इज क्लोज्ड, सारे सही सही है। S1 इज ओपन, S2 इज क्लोज्ड, तो D2A आना चाहिए। सही तो है? पता नहीं पागल हूँ, ठीक है। मजे करो, सब सही है। सर मुझे हाँ। पूछना था कि जब के कैप में जैसे हमारे यहाँ पे इस फिगर में जैसे बना हुआ है बी की लाइंस बढ़ रही होती है, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो सर्कुलर बना देते हैं, तो वो किस तरीके से सोचते हैं कि सर्कल ही आएंगी? सिमेट्री, 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 हर जगह एक सा दिख रहा है, जो इधर दिख रहा है वही इधर, वही इधर, वही इधर, सिमेट्री की वजह से हर डायरेक्शन में एक सा। नहीं, डाउट ये आता है कि हम रेडियली क्यों नहीं बनाते, सर्कुलर क्यों बनाते हैं? आर वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा ना। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, करंट थोड़ी है। अरे तो बी के भी परपेंडिकुलर, आर के भी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो सही तो है, ऐसा बी बनेगा। के परपेंडिकुलर फिर ये लूप में ई डॉट डीएल कैसे आएगा? इस लूप में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर मान लिया होता तो ई डॉट डीएल लूप में कैसे आता? ये तो जीरो नहीं निकल आता फिर इस लूप में। सही है। तो रिजेक्शन मेथड, एक ये आपने कैसे कहा कि बी इज परपेंडिकुलर टू आर? पर से बता दीजिए। वो मैग्नेटिक बी के भी परपेंडिकुलर आएगा और आर के भी। वो तो आर तो है ही ना, आर ऐसा है और बी क्रॉस है, परपेंडिकुलर तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। अरे अंदाज लगाओ यार, सीधे सीधे नहीं सोच पा रहे यार तुम। नहीं, अगर हमने ये लूप मानी तो इसमें ई डॉट डीएल नॉन जीरो है। तो ये तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल हो। अच्छा, ठीक है, समझ गए?
आगे सर एक टेलीग्राम पे बस क्लास क्वेश्चन भेजा था, उसमें थोड़ा डाउट था। तो मैं रिप्लाई कर दूंगा ना कि टेंशन सर नहीं। मैंने भी यार भेजा था, ऐसे वो समझ में नहीं आएगा। देख के भूल गए आप। एक आध क्वेश्चन और कौन सा पूछूंगा, बताया कमेंट था, बताया होगा, हो ही नहीं सकता रे। सर देख वो मॉडर्न वाला जो भेजा था क्वेश्चन, एक इसमें क्या न्यूट्रिनो दिक्कत है? एमिशन, उसका आंसर में कुछ और दे रखा है, उसमें वो न्यूट्रिनो एमिशन नहीं दे रखा गामा न्यूट्रिनो रेस के काउंट लिए। नहीं किया होगा। हाँ क्यों नहीं करा? अरे वो जेई वालों ने बहुत लफड़ा किया था उस क्वेश्चन में, इसका और उसका और इसका और। चलो इसमें डाउट बताओ पहले क्या है। सर अभी तो स्क्रीनशॉट नहीं है, पर उसमें ये पूछा था कि उसमें ये पूछा था कि कौन सा वाला ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, पी या क्यू पे, तो जस्ट मेरा अपोजिट आंसर आ रहा था। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहा है मेरे अब से? हो गया, अब हो गया, हो गया। मीडिया व्यूअर करके ऑप्शन आ रहा है। विच इज एट हायर पोटेंशियल। चलो हाँ, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक क्या बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, के कैप में बढ़ रहा है। के कैप में बढ़ रहा है तो हाँ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड सोचेंगे, तो के कैप में मतलब हमारी तरफ बढ़ रहा है, तो ये क्रॉस सपोर्टिंग आएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, कौन सा? इंड्यूस वाला। तो ये चार्जेस को यहाँ धक्का देगा, यहाँ प्लस जमा हो जाएंगे, यहाँ माइनस जमा हो जाएंगे, तो क्यू एट हायर पोटेंशियल। हाँ इसमें शायद गलत लिखा। ठीक। हाँ। दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लड़ाई होगी, एक इंड्यूस वाला इस तरफ है और एक सिंपल वाला इस तरफ है। हाँ। पोटेंशियल तो सिंपल की वजह से आता है ना। पोटेंशियल ई डॉट डीएल वाले की वजह से आता है ना पोटेंशियल? नहीं, उसे लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। उसे लाइन इंटीग्रल। पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफाइंड है। चार्ज इधर प्लस है इसीलिए हायर है। ओके, और अगर यही हमारा क्लोज्ड लूप होता है, जैसे हम वो वायर वाले क्वेश्चन करते हैं जो मूव कर रहे होते हैं, तो फिर हमें पता होगा ना, कुछ तो दिया होगा ऐसे। नहीं, जैसे एक वायर है वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, जैसे पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स के बीच में। तो उसमें क्या होता है ये, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो प्लस माइनस से निकालते हैं। प्लस जहां जमा हुआ वो हायर पोटेंशियल, माइनस वाला लोअर। हमेशा ही हम ये कर रहे हैं। ओके ठीक है, थैंक यू सर। वो जो तुम न्यूट्रिनो वाला कौन है बच्चा? जयांश। हाँ ये बहुत रायता हाँ। फैलाया था ये, कुछ देखो आंसर। हाँ भाई आर दिया है इन्होंने, एस भी आना चाहिए, न्यूट्रिनो और T भी के आना साथ चाहिए। निकल सकते हैं। हाँ। गामा रेज न्यूट्रिनो के साथ भी निकल सकता है। ये बिल्कुल सही। 2015 वाला है क्या? हाँ 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 वही है। वो तो किस्मत थी, किसको माना किसको नहीं माना। वो क्या होता है, न्यूट्रिनो इमिशन में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कौन सा गामा है कौन सा न्यूट्रिनो, लेकिन निकलता सब में। तो हमसे पूछा जाएगा तो हम तो लगाएंगे ना। और क्या, लगाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब हाँ। हमें तो कैसे पता चलेगा नहीं तो कि किस में कम किस में ज्यादा? हाँ वही वही लग रहा था इसमें कि neglect गामा कर तो सकते हैं। निकल सकती है। हर न्यूक्लियर डिके में निकल सकता है गामा। हाँ। अनस्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन वाली मैट्रिक्स है कि हाँ ठीक है चलो। सर एक अगर हमारा सॉलिड सिलेंडर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसको हम फिर सोलेनॉइड की तरह ही सॉल्व करेंगे ना, अगर चार्ज सॉलिड सिलेंडर है तो? हाँ, इंटीग्रेशन एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। हाँ सोलेनॉइड पता है तो था। ये अगर ऐसे घूम रहा है तो सोलेनॉइड है, और अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, इनफाइनाइट, तो ये वो करंट कैरिंग वायर है। करंट कैरिंग। हाँ करंट डेंसिटी ऊपर वाले में इंटीग्रेशन ही लगेगा ना? क्यों? ओमेगा तो हमें दिया है ना, तो करंट नहीं निकल आएगा। इंटीग्रेशन किस चीज का लगेगा? सॉलिड मान के चल रहा हूँ उसे। सॉलिड क्यों मान रहे हो? नहीं, अगर मैं सॉलिड मान रहे हो तो ये इसकी एनालॉजी हो गई। फिर ऐसे करंट गया, जोड़ना पड़ेगा तुम्हें सबका। हाँ बस चलो टेस्ट का टाइमिंग पता है तुम लोगों को? टेस्ट 24 को है। दोनों एडवांस अकेला ही फुल सिलेबस सबका नहीं, होगा। सॉरी ये 12th पार्ट ये और मेंस और एडवांस का होगा। फिर उसके बाद एडवांस के फुल सिलेबस होंगे। 12th पार्ट ठीक है। और मेंस में फुल है, मेंस में फुल सिलेबस है। ये फिजिक्स का है सिर्फ, बाकी का मुझे नहीं पता बाकी सब लोग क्या। हाँ ठीक है। फिजिक्स में 12th पार्ट, इसमें मॉडर्न फिजिक्स शामिल है, भूल मत जाना। न्यूक्लियर ये सब शामिल, सब कुछ शामिल है। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सब कुछ शामिल है। लेकिन नहीं, आप कह रहे थे ना, वो डिपेंड करेगा कि कल परसों जिंदत वो तिवारी सर क्लास लेने का बोल रहे थे, कल या परसों। कोई नहीं है अभी। परसों क्या हो क्या गया आज की देखती हूँ मैं।
सर ये सिर्फ फिजिक्स का बता रहे हो या फिर सबका ही? फिजिक्स 12th पार्ट फिजिक्स का है, पेपर सबका है, पेपर तो सब। बाकी का सिलेबस संपर्क करें टीचर्स से, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता दूंगा, टेस्ट के बाद ही शायद पढ़ाऊंगा, है ना। अभी रे ऑप्टिक्स की शीट डाल दो। रे ऑप्टिक्स की शीट मैंने नहीं दी थी क्या? अभी तो नहीं दी। मिक्स वाली थी, वो तो बहुत पहले दी थी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सब कुछ था। रे ऑप्टिक्स की शीट मैं शेयर कर दूंगा, हाँ सुबह करूंगा, अभी मुझे बनानी पड़ेगी, है ना। सर उसमें प्रिज्म वगैरह वाले क्वेश्चन है तो वही डाल दीजिए। जो भी होगा मैं डाल दूंगा, ठीक है। सर इंस्ट्रूमेंट वाले भी इंस्ट्रूमेंट होगा तो डालेंगे उसमें। इंस्ट्रूमेंट तो नहीं आता ना एडवांस में से। एडवांस में तो नहीं आता, लेकिन डाल दूंगा मैं, एक आध क्वेश्चन तो फिर भी डलेगा। एविएशन वगैरह चीज वाली चीजें याद रखनी है क्या एडवांस के लिए? कोई फॉर्मूले कुछ याद नहीं रखने, वो सबके स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद रखो, लेंस का, स्फेरिकल सरफेस का, मिरर का। उसका नहीं सर, वो प्रिज्म में अपन करते हैं ना, डेल्टा सॉरी, हाँ, sin a + del m by 2 वाला। नहीं वो नहीं, डेल्टा इज इक्वल टू एवरेज डेविएशन वगैरह। एवरेज डेविएशन कौन सा रे? वो उसको अगर लेंस की तरह ट्रीट करते हैं, वो वाली चीज। वो थिन प्रिज्म की बात कर रहा है सर। प्रिज्म वही पतला वाला। थिन प्रिज्म याद करना है बिल्कुल, ये μ-1 होता है जिसका। एडवांस ले आते हैं। हाँ एडवांस में आता है, बिल्कुल आता है। रे ऑप्टिक्स कॉपी से देखो एक बार। हाँ रे ऑप्टिक्स कॉपी से रिवाइज करो, फ्रॉम कॉपी, ठीक है, नोटबुक। शीट मिलेगी, मैं परसों डिस्कस करूंगा शीट, है ना। ठीक। हाँ तो आज तुम रिवाइज कर लो इसको, रे ऑप्टिक्स को, कल शीट कर लेना, परसों डिस्कस हो जाएगी। शाम को ही होगा। परसों फिर तिवारी सर की क्लास भी ये कितना सा टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा डिस्कस करने। शाम को ही होगी ना क्लास? हाँ तिवारी सर की सुबह होगी। अब देखते हैं, वो उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है सर। सही क्वेश्चन और भेजा था टेलीग्राम पे, वो बता दीजिए, कॉमन डाउट वो वाले देख लीजिए सर, एक बार कल पूछना था। कौन सा नीचे वाला? हाँ, two thin parallel carries linear density is find the potential electric field. ऐसे ही पूछ रहा था आपसे कि वो Two thin dipole parallel कौन threads सी थी? carry a uniform charge linear density lambda, the distance between threads is equal to potential. नहीं, डाइपोल का फॉर्मूला नहीं लगेगा। डाइपोल से नहीं नहीं, मतलब जनरल इसका निकाल के कर सकते निकालना पड़ेगा, ये बिना डिराइव किए कैसे कर लोगे? हैं। बेकार जा। ये मानेंगे r, अरे इससे जादू से करो तो नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा। हाँ ऐसे ही ये करना। d, ये थीटा, हाँ ये भी थीटा है, a cos थीटा, तो एक से डिस्टेंस r, एक से r cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते क्या निकालना है? पोटेंशियल निकाल रहे, पोटेंशियल निकालना क्या है इसमें? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एट डिस्टेंस एट एन एंगल थीटा। हाँ, तो इसको हम अब देखते हैं, यहाँ दो कंपोनेंट लेने के लिए क्या करें। पोटेंशियल निकाल के डेरिवेट करना सही है ना। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे कैसे, मुद्दा ये है। तो हम यहाँ से अगर r डिस्टेंस से इसको रोटेट करें, क्या बोल रहा है? क्योंकि इसमें डायरेक्ट एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है ना। सब पोटेंशियल के लिए वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से उस अरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गंदा बनेगा ये। वो ऐसे कर लिया तो कुछ इंडिविजुअल सुपरपोजिशन वो कट गया था फिर वो वायर से। क्योंकि हाँ, हालांकि वो कांस्टेंट शायद कट जाएगा, उस ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा नहीं, वो क्योंकि नहीं पड़ेगा। 2k लैम्डा बाय r, सॉरी log r बाय r नॉट, एक का पोटेंशियल, एक का 2k लैम्डा log r प्लस a cos थीटा बाय r नॉट। तो r नॉट वाला टर्म कट ही गया, वो इन्फिनिटी वाला। हाँ, और इसमें हम बायनोमियल लगा देंगे, log 1 प्लस x को x लिख सकते हैं, a cos थीटा बाय। ठीक है, मैंने बाइनोमियल लगाई थी, तुम्हें आंसर कैसे पता था? ये आया, ठीक है। हाँ ठीक है, x में समझ गया। अब एक डेल v बाय डेल थीटा लिख लो, एक हाफ r डेल v बाय डेल थीटा डेल r, समझ गए? एक ये रेडियल आ जाएगा, ये टेंजेंशियल आ जाएगा। सर टोटोलॉजी में पैरिटी चेकर्स क्या होते हैं? ये पैरिटी चेकर्स कहाँ से आ रही हैं ये सब चीजें रे? एक क्वेश्चन में था। सीधा टोटोलॉजी में ज्यादा कुछ नहीं आना, यही आना है बस।
नए नए नामों के चक्कर में मत पड़ो। एक छोटा सा क्वेश्चन और था बस, एक और था, वो भी कॉमन था। कौन सा? एक मिनट, मैं भेज दूं। इसमें एक छोटा सा चार्ज फ्लो ड्यू टू रिमूवल ऑफ मैग्नेट द डेल्टा फ्लक्स बाय आर, सही तो लिखा है, यही तो होता है। हाँ, लेकिन इन्होंने कुछ इंटीग्रेशन में एक बार थोड़ा सा कर लीजिए वो। Figure shows a coil AM is placed. The magnetic moment of the magnet, if in the process of removal this magnet to infinity. ठीक है ना, तो इस मैग्नेट को हमने इन्फिनिटी पे ले गए तो फ्लक्स फाइनली जीरो हो गया, इनिशियली फाई नॉट है, तो चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चार्ज फ्लो। निकालना क्या है? हाँ, इनिशियल फ्लक्स जो इन्होंने निकाला था ना, उसमें जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो इंटीग्रेशन उन्होंने 0 से a करने की जगह a से इन्फिनिटी कर दिया था। 0 से a नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि 0 से a में बीच में इन्फिनिटी वाला फैक्टर आएगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, तो हमने बाहर का फ्लक्स ना निकाल के अंदर का निकाल दिया। इन्फिनिटी नहीं आ रहा था, केवल इन्फिनिटी ही बन रहा था वो 0 से a में करने पे, और a से इन्फिनिटी करने क्योंकि इसमें ये, अरे ये भूल गए हो तुम, ये बीच में गड़बड़ हो जाएगा यहाँ। अच्छा, वो एंड करेक्शन टाइप का कुछ होता है। ये बीच का, बीच में क्या लिखोगे एक्सप्रेशन? अच्छा ठीक है, ये तो बाहर के लिए हमने आंसर निकाला है, तो ये बीच वाला इफेक्ट गायब हो गया ना तुम्हारा, ये नहीं पता ना कितना है। ठीक है ठीक है, तो हमने ये देख लिया, इसका आंसर वही है जो बाहर का है। अच्छा, इसलिए ठीक है ठीक है, हाँ फिर ठीक है ठीक है। तो मिलते हैं अपन परसों, कल मैं ऑप्टिक्स की शीट शेयर करूंगा। ठीक, बाय सर। बाय 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 बाय, शुभ रात्रि। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट। गुड